नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे बातें करेंगे जिससे साफ जाहिर है कि 2014 के बाद जब मोदी जी सत्ता में आए तो लोकतंत्र का ढांचा कुछ बदल गया है। जो सपने देखे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जब हमें आज़ादी मिली 1947 में और संविधान बना जिसमें आम आदमी को हक मिले, जिनको हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, हमने सोचा था कि उनका कभी उल्लंघन नहीं होगा। और हमने ये भी सोचा था कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे, सरकारें बनेंगी और संविधान के मुताबिक चलेंगी। लेकिन 2014 के बाद वो ढांचा बदल गया। कैसे बदला, क्यों बदला, किस तरह से बदला, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में 2019 में उद्धव जी ने, जो शिवसेना के मुख्य हैं, उन्होंने फैसला किया और शरद पवार जी ने फैसला किया और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि वो एक संगठन बनाएंगे और खुद अपनी सरकार बनाएंगे। उसकी वजह, उसके बारे में हम, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। लेकिन उद्धव जी फिर मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। और उसके बाद 2022 में एकनाथ शिंदे जी, जो उद्धव जी के साथ थे, वो 35 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर लेकर सूरत चले गए, गुजरात चले गए और फिर उसके बाद असम चले गए। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि जो मेजॉरिटी, मतलब कि जो बहुमत उनके पास है लेजिस्लेटर्स की, और इसलिए उनके साथ समझौता ऑब्वियसली बीजेपी को हुआ, क्योंकि गुजरात भी बीजेपी के राज में थी और असम भी बीजेपी का राज था। और उसके बाद 2022 में एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने ये बगावत की थी, वो मुख्यमंत्री बन गए। और निश्चित रूप से पहले ही तय था, क्योंकि बीजेपी मदद कर रही थी। आपको मालूम है कि बीजेपी हर राज्य में अगर विपक्ष की सरकार हो तो किसी न किसी तरीके से उसको बर्खास्त करने की कोशिश करती है। और कैसे कोशिश करती है तो साफ जाहिर है। जहाँ भी सरकारें विपक्ष की हैं, आज भी प्रयास हो रहा है कि किसी तरीके से उन सरकारों को या खरीदो फरोख्त करके या किसी को लोभ दे करके मैं आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, मंत्री बना देंगे। तो एक तो ये षड्यंत्र अपनाया जाता है। तो ऐसे इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, उत्तराखंड में सरकार तोड़ी, अरुणाचल प्रदेश में सरकार तोड़ी, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी। ये पहले संविधान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से जो चुनी हुई सरकारें थी, जो लोगों ने चुनी थी सरकारों को, उन सरकारों को इस तरीके से तोड़ना, या तो लोभ देना मंत्री बनाने का, या कोई और लोभ देना, उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे कि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं वो किस किस्म के लोग होते हैं। और फिर जो इस बात को मानते नहीं कि भाई हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम लोभ नहीं लेंगे, उनके पीछे ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगा देते हैं, जैसे ईडी। तो जहाँ तो इनको लगता है कि भाई ये ऐसा शख्स है जो बड़ा मजबूत है और हमारे खिलाफ रोज़ के रोज़ बोलता भी है और उसकी अहमियत भी है, प्रदेश में अहमियत भी है, उसके पीछे ईडी लगा दो। और अक्सर हम सब अपने सब लोगों के परिवार हैं और आम सांसद तो डर ही जाता है कि किस झंझट में पड़े, चलो बीजेपी के साथ ही चले जाते हैं। तो कई लोग तो ऐसे ही बीजेपी के साथ चले जाते हैं, और जिन लोगों के ऊपर यही लोग आरोप लगाते हैं वही बीजेपी के साथ चले जाते हैं। या तो वो राज्यसभा में आ जाते हैं या वो मंत्री बन जाते हैं। ऐसे अक्सर होता है, पिछले 2014 के बाद हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो डटे रहते हैं। और आज हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने हौसला दिखाया, जिसने कहा कि ईडी भेजो, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं जेल जाऊंगा लेकिन विचारधारा नहीं बदलूंगा। विचारधारा क्यों नहीं बदलूंगा?
क्योंकि मेरे लिए आइडियोलॉजी की अहमियत सबसे ऊपर है। वो कौन शख्स हैं? संजय राउत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुरुआत पत्रकारिता से की। आज भी हो आप। और शुरुआत आपने 1980 में मार्मिक के साथ की, वहाँ महाराष्ट्र का बाला साहब ठाकरे लीडर थे। और फिर लोक प्रभा जो इंडियन एक्सप्रेस का एक लोक, वहाँ आप काम करते थे। फिर 91 में आप सामना के एडिटर हो गए और बाला साहब ने आपको बोला कि आप आइए, और फिर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी सामना के रहे, आज भी हो आप। और 4 बार आप सांसद हैं आप राज्यसभा में। 2004 से आपकी शुरुआत है और 2022 में आपका लास्ट इलेक्शन रहा। तो आप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सर नहीं झुकाया और आपने तय किया कि कोई बात नहीं, मैं जेल तो चले जाऊंगा लेकिन जो बाला साहब का विचारधारा है उसके साथ जुड़ा रहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके परिवार ने आपका साथ दिया। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो स्प्लिट हुआ, जो एकनाथ शिंदे जी ने जो किया, क्यों किया, कैसे किया, और साफ जाहिर है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ था, क्या था या नहीं, या बताइए। डेफिनेटली अगर बीजेपी का हाथ हर स्प्लिट में है। अच्छा। देश में जहां भी पॉलिटिकली, इमोशनली स्प्लिट ये शब्द आता है तो वहां बीजेपी 10-12 साल से आपको दिखेगी, क्योंकि स्प्लिट के पीछे जो ताकत रहती है वो बीजेपी की है। महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो शिवसेना को हरा नहीं सकते थे ये, और शिवसेना को खत्म भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा एक संगठन है जो सत्ता के लिए नहीं बना है कि हमें सिर्फ सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, नहीं। संगठन मजबूत होना चाहिए ताकि हम जनता की लड़ाई, देश की लड़ाई, समाज की लड़ाई हम सड़क पर लड़ सके। ये बाला साहब ठाकरे की हमेशा हमारे जैसे लोगों को एक आइडियोलॉजी या एक शिक्षा रही, सीख रही है। तो हमारे जैसे लोग जो है बाला साहब के साथ इसी विचारधारा से बने कि हमें पावर नहीं चाहिए। पावर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो पावर के लिए हम कोई ब्रोकर नहीं बनेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे पावर ही सब कुछ हो गया और लोगों को, हमारे भी लोगों को पावर के सिवाय जीना मुश्किल होता है, हो गया। तो ऐसी पीढ़ियां बनती गई। अब जो हमारी स्प्लिट की बात आप करते हो, शिवसेना में स्प्लिट पहली बार नहीं हुई है। अच्छा। उससे पहले भी हमारे बड़े बड़े नेता जिसको बाला साहब ठाकरे जी ने बनाया, बढ़ा के, वो पार्टी छोड़कर चले गए। छगन भुजबल गए, बड़े नेता थे। नारायण राणे मुख्यमंत्री भी थे, बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदमी ऑटोमेटिक एक ऐसा शख्सियत बन जाती है कि अपने आप लोग उनके साथ चले जाते हैं। वो छोड़कर चले गए। राज ठाकरे भी छोड़कर चले गए, वो भी पार्टी के, फैमिली के। वो तो इंडिविजुअल हो गया। हाँ, इंडिविजुअल हो गया। ये लोग चले गए, लेकिन उनके पीछे बीजेपी नहीं थी। जी हाँ। उनका कोई डिफरेंसेस हो गए, चले गए, किसी और पार्टी में चले गए। लेकिन पहली बार ऐसा हो गया इस देश में कि एक शख्स, एकनाथ शिंदे, जो कोई बड़ा नेता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, कोई पब्लिक फिगर है, नेता नहीं है, मंत्री उद्धव ठाकरे ने बनाया। जी हाँ। वो तो बाला साहब ठाकरे के जमाने में ऑर्गेनाइजेशन में उनको बड़ी अहमियत मिली। हाँ, तो ये सब उद्धव जी ने उनको पार्टी में बड़ा पद दिया, मंत्री बनाया, सब कुछ दिया। तो उनकी जो हैसियत बढ़ गई, तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, उनको मुख्यमंत्री होने के सपने भी बढ़ने लगे। और ऐसे लोगों को पकड़कर बीजेपी हमेशा हवा देती है। हमारे पास आया, मुख्यमंत्री बनाएगी, और फिर उनके जो ड्रॉबैक्स होते हैं या कोई कमजोर कड़ी होती है, पकड़कर उनके पीछे ईडी, सीबीआई जैसे, इनके पीछे भी कोई ईडी का डेफिनेटली लगाई। उनके साथ जो लोग चले गए थे उनके ऊपर तो रेड्स हो गए हैं। अच्छा। जैसे आज एक मंत्री है प्रताप सरनाई, उनके ऊपर तो ईडी की रेड्स पर रेड्स हो गई थी। वो सब अभी उनके साथ चले गए। ये जो महाशय है एकनाथ शिंदे, वो एक दिन पहले मेरे पास आए थे। अच्छा। ये कहने के लिए कि
मैं परेशान हूँ। अच्छा। अब मेरी ये उम्र नहीं है, एज नहीं है जेल जाने की। ओ। और वो अस्वस्थ थे। उससे पहले हम लोग सब अयोध्या में गए थे, उद्धव जी वगैरह सब उनके हमारे साथ थे 4 दिन पहले। वहाँ भी वो मेरे कमरे में आकर बोल रहे थे कि बीजेपी के साथ समझौता करना पड़ेगा। बोलो भाई क्यों? नहीं हमारे, नहीं तो हम तकलीफ में आ जाएंगे सब लोग। बोलो क्या है तकलीफ? एजेंसी लगा देंगे और वो एक्शन मेरे खिलाफ और हमारे खिलाफ कुछ लोग शुरू है। बोलो डरो मत, मेरे खिलाफ भी चल रहा है, सबके खिलाफ चल रहा है। आप तो शिवसैनिक मानते हो अपने आप को, तो हिम्मत से काम लो, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। बीजेपी ने वो मौके का फायदा लिया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। देखो मैं आपको एक बताता हूं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, पार्टी तोड़ दी, 40 विधायक चले गए। लेकिन जब हमने ये महाविकास आघाड़ी बनाई, क्यों बनाई? 2019 का चुनाव हम बीजेपी के साथ लड़े थे और उससे पहले ये तय हुआ था कि पावर शेयरिंग 50-50 हो जाएगा। उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, वो किसको बनाना है वो बात अलग, लेकिन पावर शेयरिंग 50-50 होगा और मुख्यमंत्री पद भी 2.5 साल का अमित शाह जी के सामने हुआ था मातोश्री बंगले पे। लेकिन जब नतीजे आ गए, रिजल्ट आ गए, तो बीजेपी को सीटें ज़्यादा मिली और ये लोग जो शब्द दिया था उससे पीछे हट गए कि नहीं अभी हमारी सीटें ज़्यादा है, और हमसे बात करने तक तैयार नहीं थे। तो हमारी मजबूरी थी कि हमको और एक कुछ अलायंस बनाना पड़ा। फिर पवार साहब, कांग्रेस। लेकिन आपको बताता हूँ, जो बीजेपी, जो अमित शाह जी हमको 1 साल के लिए भी मुख्यमंत्री पद देने को तैयार नहीं थे, उसने एकनाथ शिंदे को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाया, वो भी शिवसेना के नाम पर। और ये पहली बार हुआ कि कोई पार्टी से निकलता है तो पार्टी उसकी। अजित पवार निकल गए, पार्टी उनकी। अरे शरद पवार साहब जिसने पार्टी बनाई वो जिंदा है। जी हाँ। हम चुनाव आयोग में जो आर्गुमेंट चलता था, हम बैठे थे पवार साहब के साथ, पार्टी का मालिक सामने बैठा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना फिर उस फैसले में कि स्प्लिट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्प्लिट तो संविधान 10th शेड्यूल में तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, केवल मर्जर है। ठीक है ना। तो वो तो फैसला इसलिए दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि उद्धव जी ने इस्तीफा नहीं दिया, हाँ। इसलिए एक तो कोई, खैर वो तो अलग बात है। आपने वो पूरा केस आपने जी हाँ आपकी लीडरशिप में हो गया। तो आपको मालूम है, बड़ी दुख की बात है कि ऐसा फैसला आया। उसका गलत इस्तेमाल विधानसभा के स्पीकर ने किया। जी हाँ। और एक गलत फैसला वहां सुनाया। लेकिन आपको मालूम है कि नागालैंड का जो फैसला है वो उससे पूरा विपरीत था। नागालैंड में जो वहाँ लोग छोड़कर चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट के पास, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के, तो ये वो भी मैंने आप ही थे ना उसमें। वो तो वापस सरकार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वापस सरकार आई, फिर उसके बाद फिर चले गए लोग। बट वो अलग बात है। ये तो करते हैं, हर प्रदेश में ऐसा करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में हो गया, उत्तराखंड में हुआ, कर्नाटका में हुआ, कर्नाटक में हो गया, हर स्टेट में ये करते हैं। एजेंसीज का मिसयूज होता है। आज लोग डरते हैं, पुलिस को नहीं डरते। अभी तो ठीक है, अभी डर खत्म हो गया। ईडी को डरते थे। जी हाँ। ईडी को देखो, आपने हमारे हेमंत सोरेन को उठाया, केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, हमारे यहाँ गृह मंत्री अनिल देशमुख को उठाया। जी हाँ। राज्य के गृह मंत्री है नवाब मलिक, मनीष सिसोदिया को उठा लिया, मनीष को उठाया, जैन को उठा लिया, सबको उठाया, सबको उठाते हैं। हमारे पास भी आ गए। हमको तो एकनाथ शिंदे बोले तुमको भी उठाने वाले हैं। बोले उठाने दो। बोले क्यों उठाने वाले हैं? कि आप हमारी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो, जो सरकार बनी थी। और इसलिए भी मेरे पे लोगों का गुस्सा था कि हमने पवार साहब के साथ मिलकर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, वो बीजेपी को बहुत दिल में उनका अपमान हो गया। तो संजय राउत ने ये पूरे लीड किया है महाविकास आघाड़ी बना, तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये तय करते हैं लोकतंत्र में।
क्योंकि आप ही उसके मतलब के मेन जी हाँ, ये आइडिया हम लेकर गए पवार साहब के पास, कांग्रेस के पास, कि हम सरकार बना सकते हैं। जी हाँ, हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी को दूर रखेंगे। तो फिर ये बताइए मुझे, ये तो खैर सरकार तो इनकी बन गई, लेकिन मैं जो मेरी सोच है, जहाँ जहाँ भी ऐसे सरकार बनाते हैं, जिनके साथ बनाते हैं, बाद में उनको जीरो कर देते हैं। ये ऐसा ही जेडीयू के साथ होने वाला है मेरे हिसाब से, और हाँ? ऐसा ही जेडीयू के साथ बिहार में ऐसा ही होगा, उनकी ऐसा ही तो पार्टी होगा। खा जाएंगे। हाँ, खा जाएंगे उनको। इधर भी अजीत पवार को उन्होंने पार्टी खा गई। इधर अजीत पवार को जीरो कर दिया, और एक साथ एकनाथ शिंदे को भी लगभग, मैं एकनाथ समझता हूं, शिंदे को लगभग स्टेट में खत्म कर दिया। मुझे बीजेपी के लोगों ने एकनाथ शिंदे के एक सीनियर मंत्री को फिजिकली पीटा है। अच्छा, सातारा में फिजिकली। ऐसी सातार में जिला परिषद के चुनाव में उनके मंत्री को फिजिकली मारा है उनके लोगों ने, वो भी बीजेपी के 2 मंत्रियों ने। अच्छा, और देवेंद्र फडणवीस ने उनकी बात तक नहीं माने विधानसभा में। अच्छा, हाँ, जो हम कहेंगे वही सही। तो ये ऐसा है कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना में होते तो ये मार खाने की नौबत नहीं आती। सही बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो हमारी जो याचिका है कि भाई इन्होंने गलत तरीके से 10th शेड्यूल का इस्तेमाल करके, और इनको डिफेक्शन के अंतर्गत इनकी जो सदस्यता है वो रद्द करनी चाहिए, वो मामला भी 2-2.5 साल से लंबित है। 2-2.5 साल से मामला चल रहा है। लगभग 4 चीफ जस्टिस बदल गए, 4 या 5। हाँ, तो वो उसकी सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं हो रही है, तारीख पे तारीख। अभी एक डेट लगी है। डेट लगती है, लेकिन जब डेट आती है तो डेट के बाद वापस डेट इस बार तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम अच्छी बात है, अच्छी बात सुनना चाहिए। लेकिन चलिए इससे अलग बात अब करते हैं कि आपको इन्होंने गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया और आपको आर्थर जेल में रखा। तो आप थोड़ा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये किस तरीका से, क्या व्यवहार था आपके साथ, आर्थर जेल में क्या हुआ, जेल में हालात क्या हैं, किन परिस्थितियों से आपको सामना करना पड़ा, ये ज़रा हमें बताइए। देखिए, जेल में कोई खास सुविधा किसी को नहीं मिलती, वो जमाना चला गया। हमको कोई पॉलिटिकल प्रिजनर मानते नहीं या वॉर प्रिजनर नहीं मानते। हम अपने आप को ही बोलते हैं फ्रीडम फाइटर है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ईडी के लॉकअप में रखते हैं। अच्छा, जब ये उठाकर लेके जाते हैं तो ईडी कस्टडी होती है ना। लेकिन मुंबई में मैंने देखा ईडी का कोई कस्टडी नहीं है। अच्छा, आप एमपीज, मंत्रीज, एमएलएज को पकड़ कर लेके आते हो, उनको रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है। जगह ही नहीं है। नहीं, हमको कहाँ रखते हैं? एक इतना सा कमरा होता है। अच्छा, कमरे में एक कॉन्फ्रेंस का टेबल होता है, मीटिंग का। कितना बड़ा कमरा होता है? उससे भी छोटा है। अच्छा, इससे भी छोटा है। और चारों बाजू में दीवार में जो उनके केसेस है ना, केसेस के बड़े बड़े कागज के बंडल पड़े रहते हैं। अच्छा, और एक टेबल पर हमको सोना है, पूरा दिन निकालना है, रात को टेबल पर सोना है। वहाँ बाकी कुछ नहीं है, वो गद्दा वद्दा भी नहीं, कोई नहीं। माय गॉड। बस एक आप घर से कंबल और चादर मंगाइए, आपकी उधर डालो, रात को वो टेबल पर सोना है। अगर आप कोई पॉलिटिकल लीडर्स, एमपी, एमएलए, मंत्री, कोई भी हो, उद्योगपति, अगर आप अरेस्ट करते हो तो उनकी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि आप इस कमरे में आप रह सकते। वो तो उनका मानवाधिकार है। लेकिन नहीं है। हमको 8 दिन हम रहे, या और भी लोग, अनिल देशमुख से लेकर, शौचालय का व्यवस्था, पब्लिक टॉयलेट है। वैसे उस ऑफिस का एक पब्लिक टॉयलेट है। अच्छा, 4th फ्लोर पर। आप उनका स्टाफ आने से पहले ओह गॉड, आप स्नान वहाँ ही जाकर करिए, बाकी सब विधि वहाँ जाकर करिए। 7:30 बजे उनका स्टाफ आता है, तब आपको ये यूज करने को नहीं मिलेगा। और आपको भी शर्म आती है ना, लेडीज है उधर, सब है, और हम जाकर टॉवल लेकर जाएंगे और स्नान करेंगे। ये सब सुबह 6:30 बजे से पहले आपको ख़त्म करना है उनके ऑफिस में। अच्छा, हाँ, एक बार हमने कोर्ट को कहा कि मुझे जहाँ सुलाया जाता है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे अंदर 7 स्टेन्स है। मुझे 7 स्टेन्स है कि कमरे में कोई फैन नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, ये कौन से आपकी स्थिति है कमरे की और क्या, तो उनको व्यवस्था कर दीजिए।
तब जाकर एक कमरा खाली कर दिया किधर से, और हम गए तो देखा कि वो तो उनसे भी खराब था। ओ, मुझे बोला ये क्या है? नहीं, जब हम दाऊद इब्राहिम को भाई को पकड़कर लाए थे तब उनके लिए हमने कमरा बनाया था। हाँ, तो आपको यहाँ रहना है। तो आपको इस पीढ़ी में रखे दाऊद इब्राहिम के? हाँ हाँ, उनका भाई एक था वो जो इंडिया में आया बाद में, उसको पकड़ा था ईडी के केस में, तो हमने उनको यहाँ रखा था। तो हमारे पास यही जगह है, आप बताइए क्या करना है उसमें। ये पहला ईडी की व्यवस्था होती है। जब आपकी तो मालूम है, जब ये लॉकअप खत्म होता है उनका, तो आपको जेल में भेजते हैं। ऑर्थो रोड जेल मुंबई में है, देश का सबसे भयंकर जेल है ऑर्थो रोड जेल। कैपेसिटी है 750 लोगों की। अच्छा। और जब मैं था तो वहां लोग भरे थे 8,500। 8,500 लोग खड़े खड़े सोते हैं। माय गॉड, गिर नहीं सकते ऐसे, कुछ नहीं, खड़े खड़े। तो अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतें, देखो अदालत वहाँ एक सिस्टम है, 8 दिन में कोई मैजिस्ट्रेट अगर चेक करता है क्या व्यवस्था है क्या नहीं, एक राउंड मारता है, चला जाता है, बस, और कुछ नहीं। उनके पीछे कोई बोलता नहीं है कि भैया हमारे पास ये सुविधा कौन नहीं बोलेगा? जेलर, वहाँ अंदर जेलर बैठा है। जेलर भी क्या करेगा? जेल सुपरिटेंडेंट क्या कर सकता है, मुझे बताइए। उनकी भी मजबूरी है। आलोचना करेंगे तो डर भी लगता है कि मारेंगे बाद में मारते हैं। बहुत जगह पे आवाज रात को आती है, कोई रो रहा है, कोई मार खा रहा है। यह हालत हमारे अमानुष है, अमानवीय है, इनह्यूमन है। मैं तो 100 दिन रहा, समझ लो। तो आपको कहाँ रखा है इन्होंने? हमको कहाँ रखा था? आपको आश्चर्य होगा, मैंने किताब में लिखा है। हमको रखा था जहां कसाब को रखा था। ओ, जहां कसाब को रखा था, एक तरफ दाऊद इब्राहिम, दूसरा तरफ कसाब, तो ना आपके इन दोनों ईडी की लॉकअप में दाऊद इब्राहिम के भाई जहां था उनको रखा। अंदर आ गया तो कसाब को जहां रखे थे वहां हमको, मैं भी था, अनिल देशमुख भी थे, होम मिनिस्टर, साथ साथ में थे, सुना? हाँ, बाजू बाजू में थे। और हमको वहां रखा था। पूरा चारों ऊंची ऊंची दीवारें और मजबूत स्टील की दीवारें बनाई थी। बोला ऐसा क्यों बना है ये स्टील की दीवारें इधर क्यों? कितना बड़ा था कमरा वो? बस 10 बाय 10 का कमरा है, बस, और क्या है। और दीवार तो मैंने पूछा ये इतनी लोखंड की दीवारें क्यों है? नहीं, एक कसाब की बैरक है ना, इसलिए उनके सिक्योरिटी के लिए हम लोखंड की दीवारें बनाई थी, स्टील की बड़ी, ऐसे रॉड्स झाड़े। वहाँ वेंटिलेशन भी नहीं था। और बाजू में एक कमरा खाली है, हमेशा हमने देखा। अच्छा। और दर दिन सुबह आकर वहाँ साफ सफाई होती थी, लाइट चेक करते थे। अच्छा। वहाँ ज़्यादा सुविधा, वहाँ अंदर टीवी भी था। अच्छा। तो हम पूछते थे ये किसके लिए, हमको वहाँ शिफ्ट करो। अच्छा। तो नहीं, ये 2 लोगों के लिए बनाया है, नीरव मोदी के लिए, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या। मतलब कि वहाँ की अदालतों को बताने के लिए कि इस किस्म की सुविधा हिंदुस्तान में है। तो 10 दिन सुबह वो वीडियो शूटिंग करने वाले आते थे, शूटिंग करते थे और यूके में भेजते थे। बोलो यार, उनको तो अब तक आपको वहां से लाना है, हम तो यहाँ पड़े हैं, जब वो जाएंगे तो हम खाली कर देंगे। हाँ, एटलीस्ट हमको हवा पानी तो ठीक से मिलेगा। वहाँ बाजू का कमरा है, तो ये उनके लिए बना जो 10,000 करोड़ 50,000 और हम 500 रुपये वाले या 2, 4, 5 लाख रुपए वाले जो केस बनी थी, हमको ऐसा उधर बाजू में डालकर। सुना क्या जब अंदर आए तो आपको अबू सलम मिले और अरुण गौली भी मिले? हाँ, मिलते हैं वहाँ। अच्छा। वहाँ तो कोई नहीं मिलता है, सब लोगों को वहाँ रखा जाता है। तो आप तो अकेले थे ना उस कमरे में? हाँ, मैं था, मेरे बाजू के कमरे में अनिल देशमुख थे। अच्छा। और फिर आपको, और क्या है, आपको लगता है कि रोशनदान था कोई? ये ऐसी 24 आवर्स लाइट है। अच्छा, है। रात को भी रोशनदान था कोई वहाँ? नहीं। नहीं। तो हवा कहाँ से आती थी? हवा कहाँ से? बंद करके रखते हैं सिक्योरिटी के नाम पर। नहीं, मैंने ये कहा एक बार जेल सुपरडेंट को, भाई प्रकृति का नियम है, थोड़ा सूरज की किरणें जाने दो हमारे शरीर पर, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, हम आपको बाहर, लोगों और इतने लोग घूमते हैं बाहर, मैं देख रहा हूँ, कभी जाता हूँ फैमिली को मिलने के आते, बहुत से लोग सुबह 7 बजे बाहर निकलते हैं, 5 बजे बंद कर लेते।
हमको 15 मिनट तो दे दो, थोड़ा सूरज की किरणें जाने दो। नहीं तो मैं कोर्ट को बताऊँ, मैं कोर्ट को एप्लीकेशन करूँगा अच्छा। कि ऐसा ऐसा है, मैं बीमार हूँ और मुझे थोड़ा सी ज़रूरत है हवा और उसकी। तो बेचारे एक असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट आए और बोले आप ऐसा मत करो, इसलिए तो आपको फिर आपकी जेल शिफ्ट की जाएगी और आपको मुंबई के बाहर कहाँ दे देंगे। ओ तो आप फैमिली को मिलने के लिए तरस जाएंगे इतने लंबे। तो हमने ये सहन किया सब। ओ हो। तो 8-8 दिन हमको सूरज नहीं दिखता था। ओ माय गॉड। कभी कोर्ट में लेके जाते थे तो खुश होते थे, वाह वाह आज हवा पानी में आ गए हम, हवा अच्छी है, सूरज दिखता है, ये दिखता है। रात को तो आप सो नहीं सकते, कोई भी हो। तभी तो लोग समझौता कर लेते हैं, झंझट में क्यों पड़ते हैं, जो बीजेपी कहेगी हम करने को लाइट तैयार। नहीं बंद होती ना, ये ऐसी लाइट होती है और कैमरा होता है तो अंडर डर क्या है, विजिलेंस। क्या होने वाला है? हाँ? लाइट क्यों रखते हैं, इसको डर क्या है? लाइट इसलिए कि उनको लगता है कि हम लोग भाग जाएंगे। तो भागोगे कहाँ इसके अगर कसब नहीं भाग हम लोग भाग जाएंगे तो पूरा वो मॉनिटरिंग होता है, सीसीटीवी भागोगे देखते हैं कहाँ? 24 आवर सीसीटीवी। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं। तो लिखने की बात बताओ, सुना है कि आपने जो पेन भी होता है वहां, वो एक वेपन ऑफ ऑफेंस माना जाता है। हाँ जी हाँ, हाँ? हम जब अंदर घुस गए पहली बार, वो छोटा दरवाजा होता है येलो कलर का, उससे अंदर जाएंगे, फिर दूसरा एक दरवाजा, वो दरवाजे। फिर वहां बैठो आप, जैसे और भी गुनहगार होते हैं, चोर डकैत, वो अंदर गए तो आप सब बराबर। बराबर के हैं, कोई भी हो। आपकी झड़ती होती है बहुत बुरी तरह से, हाँ, चाहे गृह मंत्री हो या संजय राउत हो या और कोई हो, फिर सब देख लेते हैं, फिर ये पेन निकाल लेते हैं, ये रख दो, मेरे पेन रहने तो यार, वो तो हमारा सब साथी है। नहीं पेन नहीं, अरे पेन तो दे। क्या कोर्ट में जाकर पेन की परमिशन ले लो? मैं नहीं, पेन नहीं। तो आपने नरक तो नरक हो गया, स्वर्ग बेचारे वो कैसे लिखी क्या आपने? बोलते हैं कि ये देखो, ये हथियार है, आप किसी को डैमेज कर सकते हो, अच्छा, अपने आप को भी आप मार सकते मार हो, सकते हो, हाँ। हाँ, किसी का आँख फोड़ सकते हो। हाँ। बोलो ठीक है भैया ले लो। आप लेस वाले शूज नहीं ले सकते। अच्छा। हाँ क्यों? बोले भाई क्यों नहीं, वो निकाल कर अपने आप को फांसी ले सकते हो। आप पायजामा वाला, नाड़े वाला पायजामा नहीं ले सकते। करेक्ट। आप निकाल कर किसी को मार सकते हो या खुद को फांसी लगा सकते। ये जेल मैनुअल जो है ब्रिटिश का जमाने का, वो बदला ही नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि भाई ये कॉलोनियल माइंडसेट हमें खत्म करना अरे पड़ेगा। कौन सा? आपने एक इसमें किस्सा भी है, मुझे शायद पूरा याद नहीं, जहां आपने बताया कि किस तरह से अमित शाह जी बाला साहब के पास आए और फिर शरद पवार जी के पास आए। क्या किस्सा है वो किस्सा है ना, वो किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी को मालूम नहीं है किससे ये ऐसे, ये लोग क्या थे। ये मैं किताब में ये दो किस्से एक्चुअली बहुत ही सीक्रेट बातें थी, जो बाला साहब के सामने या हमारे सामने हुआ है वो हम बताना नहीं चाहिए, ऐसे मैं मानता हूं कि सीक्रेसी होती है। जी हाँ, नैतिकता भी होती है। जी हाँ, सही बात है। हाँ, लेकिन ये लोग अगर नैतिकता नहीं मानते तो लोगों को पता चलना चाहिए कि उनकी मानसिकता क्या है। जी हाँ। एक बार ऐसा हो गया कि मातोश्री में हम बैठे थे, साहब थे, मैं था और भी 2-4 लोग बैठे थे, हमारी मीटिंग चल रही थी। तो बार बार मातोश्री का जो मेन गेट है वहाँ से मैसेज आता था कि कोई अमित शाह पुलिस वहाँ के बाला साहब को मिलने के लिए आए हैं। विधायक है, आमदार, हमारे मराठी में बोलते हैं आमदार। अच्छा। आमदार है गुजरात के और मंत्री भी थे, और वो बाला साहब से मिलना चाहते हैं। तो मैसेज, मीटिंग था, मैसेज बाला साहब तक नहीं पहुंच रहा था, हमारे पास नहीं पहुंच रहा था। तो उनको बोला आज तो साहब के पास आपका मैसेज नहीं गया है मातोश्री में, अब वापस ट्राई करिए शाम को। तो वापस शाम को लगता आ गए, और शाम को वापस हम बैठे थे, तो मैं था और मैं ही वो फोन उठाया सिक्योरिटी का। अच्छा। और फिर एक बार वही मैसेज था। तो मैंने साहब को कहा कि अमित शाह गुजरात से आए हैं
बहुत परेशानी में है, ऐसा उनका कहना है, और आपसे मिलना चाहते हैं। आमदार है, विधायक है, मंत्री भी रहे हैं। जी हाँ। उस वक्त इतने फेमस नहीं थे वो। हम्म। तो साहब बोले क्या काम है, तो मालूम नहीं, परेशानी में है बोल रहा है। तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे बुलाइए, देखेंगे। 11 बजे आ गए। 11 बजे आकर साहब के सामने चरणों में बोले, साहब ने बोला, बोले क्या है? साहब मैं परेशान हूँ, मैं स्वाइन सो हूँ, मैं बहुत कट्टर कड़वट हिंदुत्ववादी हूँ। तो साहब बहुत खुश हो गए, मैं कड़वट हिंदुत्ववादी हूँ और मेरे पीछे कांग्रेस की ये आपके सामने बात है। हाँ, हम थे ना वहाँ, और मेरे खिलाफ बहुत केसेस लगाए हैं और मुझे स्टेट से भी निकाला है, यानी तड़ी पार किया है, और बहुत से केस में मुझे बेल नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ा मुझे रिलीफ है, लेकिन मैं मेरे स्टेट में नहीं जा सकता हूँ। तो क्या करना है? और उनकी केस मुंबई में ट्रांसफर हो गई थी उस वक्त। जी हाँ, वो तो हाँ, कोर्ट ने किया। हाँ, कोई केसेस उनके मुंबई। तो आप मुझे मदद कर सकते हो। मैं कैसे मदद करूँ आप बताइए? नहीं, आप ही मदद कर सकते हो। आप उस जज को फोन करिए। अच्छा। आप उस जज को फोन करिए। बोला, अरे जज को कैसे फोन? नहीं, आप जज को फोन करिए, आपकी बात मानेंगे। कॉन्फिडेंस था उसको। तो बोला, कौन है जज? उसने नाम बताया। डबल बेंच था। अच्छा। साहब 1 मिनट सोच, उनकी स्टाइल के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखता हूं मैं, कल आइए। कल उनको टाइम दिया। तब साहब ने एक फोन किया उसके सामने मनोहर जोशी जी को। अच्छा। मनोहर जोशी, और उनको कहा, जो जज का नाम है ना, उनके पास जाओ और आपके फोन से मुझे बात करवाओ। आपके फोन से बात करवाओ। अच्छा। दूसरे दिन मनोहर जोशी जी ने वो फोन लगा के दिया साहब को, और साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे आपके सामने केस है, वो आदमी बहुत परेशानी में है, उसका बेटा भी है, वो बेटा जय शाह था, छोटा था इतना, तो आप देखो मदद करो आप उनको। तो सामने से ऐसा लगता है मुझे, कहा होगा वो जज ने, लेकिन मेरे साथ जो बेंच पर है, दूसरे डबल बेंच बोलते हैं ना उनको, डबल बेंच बोलते हैं। हाँ। वो जज मुस्लिम है। अच्छा। साहब ने यहां से तुरंत बोला, तो क्या हो गया, तू तो हिंदू है। अच्छा। अच्छा। मदद करो उनको। और उनको रिलीफ मिल गया, रिलीफ मिल गया उनको। मैंने इसलिए लिखा ये कि उसके बावजूद भी ये लोगों ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तोड़ दी। कृतज्ञता नाम की जो चीज होती है, उसके बावजूद, इतने उपकार करने के बावजूद भी ये लोगों ने पॉलिटिकल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, पवार साहब का भी यही केस है। वो कैसे? पवार साहब देश में केंद्र में कृषि मंत्री थे, और मोदी जी मुख्यमंत्री थे। जी हाँ। तब सीबीआई की एक एसआईटी बनी थी, एक एसआईटी बनी थी सब उनके इंक्वायरी के लिए, अमित शाह जी के और सब। तो क्या हो गया, ये जो एसआईटी उनको बेल देने को विरोध कर रही थी, तो उसमें से 3-4 लोगों को लगता है मोदी जी ने पटा लिया था। अच्छा। लेकिन एक ऐसा अफसर था, वो मानने को तैयार नहीं था, और वो अफसर महाराष्ट्र केडर का था। तो मोदी जी बार बार पवार साहब को आकर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उस अफसर से बात करो, वो आपकी बात मानेगा, यही उनका है, वो आपकी बात मानेगा। तो पवार साहब बोले, मैं कैसे बोल सकता हूं? तो पवार साहब, ये बात पवार साहब ने आपको बताई क्या? अच्छा। और हमको मालूम भी था उसमें उस वक्त, तो ये कंफर्म किया हमने। अच्छा।
तो बाद में क्या हो गया कि पवार साहब ने पूछा किसके लिए, तो अमित शाह। तो पवार साहब उस नाम से परिचित नहीं थे, कौन है, मेरा खास आदमी है। अच्छा। और काम का आदमी है बोले। अच्छा। तो पवार साहब ने, एक रिश्ता था मोदी जी का उनके साथ हमेशा रहा, तो उस अफसर को बुलाकर समझाया, रिक्वेस्ट किया कि जानो तो बहुत तकलीफ झेलिया उसने, उनको मदद हो गई। उस केस में भी पवार साहब के कहने पर फिर भी ये लोगों ने पवार साहब की पार्टी तोड़ दी। इसलिए बातें आपने किताब में लिखी। हाँ, कि ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे पास ये लोगों की, लेकिन ये इसलिए मैंने लिखा है कि ये किस मानसिकता के लोग सत्ता पर बैठे हैं। आपको अगर किसी ने एक चाय पिलाया तो भी आप ध्यान में रखते इस व्यक्ति ने मुझे संकट में चाय पिलाया था। आज भी हमें जेल की वो सभी लोगों को याद आती है जिसने मुझे चाय दिया था, गरम चाय। ये बहुत बड़ी वहाँ लग्जरी होती है कि चाय दिया मुझे किसी ने, या कोई खाने को चीज दी है मुझे। तो बड़ी हिम्मत की बात है आपने ये सब लिखित में। हाँ, तो हम ये रखते हैं कि आज भी मैं वो लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ। वो लोग सब कल के प्रोग्राम में भी आए थे। मैं कह रहा बड़ी बहादुरी की बात है कि ये बातें आपने लिखी है मैंने। जैसे कि आपने कल जो किस्सा आपने बताया कि लिखने के लिए मुझे एक व्यक्ति ने पेन दिया वहाँ अंदर पैदा करके, और एक कार्डबोर्ड का लिखने के लिए दिया। वो व्यक्ति कल आया था वहाँ प्रोग्राम में, उसका नाम कुंदन शिंदे। मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ कि भैया तू मेरे को बहुत मदद। मतलब किताब लिखने के लिए आपको कागज चाहिए था, मेज नहीं था, क्योंकि वहाँ कुछ कमरे में मेज नहीं रहता। आपने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा, फिर लिखी आपने बात। तो ये हम याद रखते हैं, किसी ने हमको मदद की है, चाय दिया है, कभी रोटी दी है, कभी और कुछ दिया है, हाँ, कभी दवा दी है। लेकिन इतनी बड़ी मदद करने के बावजूद पवार साहब और बाला साहब ने, ये लोगों ने उसका कभी स्मरण रखा नहीं और उसकी पार्टी तोड़ दी। इसलिए मैंने लिखा है। अच्छा, ये बताइए, चलिए, अब वहाँ जो सुविधाएं रहती थी, आपको रात को कोई गद्दा वद्दा मिलता था सोने का? नहीं। कौन देगा गद्दा वहाँ? तो आप अपना नहीं मंगवा सकते? नहीं, हमने कोर्ट में ये मांग की थी, तो कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि मुझे घर का खाना देने के लिए उसने अलाउ किया। अच्छा। लेकिन घर का खाना जब आता है तो ऐसी स्थिति में आता है, 10 बार चेक करके ये करके, लगता है क्यों खाए, इतना गंदगी कर आते हैं अंदर खाना वो। अच्छा। लेकिन खाना का भी मुआयना करते हैं 10 बार। अच्छा। और उसमें समझो अगर घर की माँ ने और बीवी ने कुछ ऐसी चीजें दी है जो मुझे अच्छी लगती है, समझो बटाटा वड़ा है मुंबई, कभी दिया है, वो निकाल लेते हैं, क्यों, लग्जरी आइटम है। लग्जरी। अभी एक बार ऐसा हो गया कि दशहरा था, बड़ा त्योहार है महाराष्ट्र में, दशहरा, दिवाली। हाँ, जेल में हमारी तो दशहरे के दिन घर से एक लड्डू आया था, स्वीट। 2 आए थे, देशमुख को भी भेजते थे वो, क्योंकि उनको घर का खाना अलाउ नहीं, तो मेरे से हम उनको भेज देते थे। तो लड्डू भी निकाल लिया। अच्छा। हाँ, वो निकाल लेते हैं, क्यों, ये लग्जरी आइटम है। माय गॉड, ये सब लग्जरी आइटम। ये मैनुअल में कहाँ लिखा है कि लग्जरी आइटम? अब ये लोग बोलते हैं लग्जरी आइटम है, ये लग्जरी आइटम। आप लड्डू नहीं खा सकते, आप हलवा नहीं खा सकते, अगर कोई घर से बेचता है या कोई हम कोर्ट में जाते हैं या कोर्ट से लेके आते हैं तो निकाल लेना, ये लग्जरी आइटम है। बोले बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं वो लग्जरी आइटम है। तो आप बताइए, जो आपको मतलब कि जमीन पे सोना पड़ता था, हाँ? एक दरी तो होगी ना जरूर? हाँ, एक दरी थी, मेहरबानी में हमको 2 दी थी। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो जो सुपरिटेंडेंट ने मेहरबानी की और हमको 2 दरी थी। और फिर तकिया भी होगा? नहीं, तकिया भी नहीं। तो वही दरी, दूसरा एक टूटा हुआ दरी बेरी कहाँ से लेकर हम सोना है हमको सबको। अच्छा। और फिर जो आपकी खाने की व्यवस्था क्या थी? ना, खाने की व्यवस्था ऐसी है कि पहले 7-8 दिन को हमें कोई ब्रेकफास्ट ही नहीं मिला। अच्छा। और हमको कुछ मालूम भी नहीं था ब्रेकफास्ट कहाँ मिलता है, और बाहर जाने की हमको परमिशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ एक भीसी होती है, सबके लिए बनता है वहाँ से आप अपना लेके आओ। बाद में पता चला 8 दिन के बाद कि उधर जाकर हमको ब्रेकफास्ट देना पड़ा। लेकिन अभी आप अंदर आपको ब्रेड मिलता है, आप खरीद सकते हैं। अच्छा। और बॉइल्ड एग्स मिलता है और कुछ फल मिलते हैं जो आप खरीद सकते हैं। अच्छा, लिमिटेड। अच्छा। तो वो बाद में पता चलेगा ये सिस्टम में हमको अब आगे जीना है।
हाँ, तो हमने ये एक सिस्टम अपने आप बन जाती है, ठीक है, ब्रेड लाकर रखो अपने कमरे में, या कुछ सुबह अंडा लेकर आइए, एक बटर भी, मक्खन भी मिलता था? नहीं, मक्खन बिक्खन कुछ नहीं मिलता, खाली ब्रेड, बस खाली ब्रेड आप खा लो, थोड़ा सा केला मिलता है, अच्छा, बस, और कुछ नहीं आपको मिल जाएगा। और 12-1 बजे जो लंच मिलता है उसमें क्या मिलता था आपको? 12 बजे का जो लंच है वो आपको सुबह 10 बजे आपके पास आता है। तो 10 बजे के बाद आपका लंच होता है, तो हम अगर 1 बजे खाते हैं तो वैसा ही पड़ा रहेगा। अच्छा, ठंडा हो जाएगा, गंदा होता है, खराब हो जाता है। सैटरडे का और संडे का, गर्मियों में तो बिल्कुल खराब हाँ हो जाता खराब होता है। हाँ। सैटरडे और संडे में जब छुट्टी होती है या बीच में कोई बैंक हॉलीडे होती है तो 2-2 दिन आपको लॉकअप में बंद करके रखते हैं, कुछ नहीं खोलेंगे वो आपके लिए। अच्छा, तो हम खाना कहाँ से लेके आएंगे? फिर तो 2 दिन का खाना बना के रखो, लगा के रखो यहाँ, वो खराब हो जाता है। तो कभी बिस्किट होता है, कभी ब्रेड होता है, उसके साथ आपको गुजारा करना पड़ता है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, और भी लोगों की बात यही है। माय गॉड। और ये अंडर ट्रायल हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुए, अभी तो आरोप हैं, ट्रायल हुआ नहीं ना। हाँ, तो मतलब कि ये तो इसका हमारे संविधान में तो यही है ना, कानून यही कहता है कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी। हाँ, यही कानून कहता है ना। लेकिन कानून है ना, ये कानून मानने वाले को कानून है ना। यहाँ तो मतलब कि आप इस तरह आपको रखें, इसका मतलब तो आप जैसे कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, आपको सजा दे दी, हाँ। उसके बाद भी ऐसा नहीं रखना चाहिए। नहीं, हमको जब हमारे जैसे लोगों को जेल में जब रखा जाता है तो बाहर से मॉनिटरिंग होती है कि उनको क्या सुविधा है, लोग देते हैं अंदर। अच्छा, और अगर उनको पता चला कि उनको कुछ सुविधा मिल रही है तो वो सुप्रीटेंडेंट को बोल देते हैं, वार्न करते हैं, इसलिए वो डरते हैं। ऐसे नहीं कि वो खराब लोग हैं, लेकिन बार बार वो बोलते थे साहब। एक इसमें और भी वाक्य है कि भाई एक अधिकारी आया था तो आप खड़े नहीं हुए थे। हाँ। वो क्या है? बात ऐसी है कि जब हम नए जाते हैं तो हमको रूल्स मालूम नहीं होते हैं, रूल्स मालूम नहीं होते कि क्या है। ऐसे तो मैं, आपको मालूम है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग एक स्टैंडिंग कमेटी की सब कमेटी बनी थी फॉर प्रिजन इम्प्रूवमेंट। सुषमा स्वराज जी चेयरमैन थी स्टैंडिंग कमेटी होम, और हमारी 3 लोगों की एक सब कमेटी बनी प्रिजन इम्प्रूवमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं था, नवीन जिंदाल थे और ब्रजभूषण शरण सिंह थे MP। हम तीनों ने देश भर के बहुत से प्रिजन को हमने विजिट किया था, उसमें ऑर्थर रोड भी था। अच्छा, और हम लोग जब ऑर्थर रोड में गए थे तो हमारा इतना सम्मान किया, वो सलामी, ये वो ये हाय, वो जो होता है ना प्रोटोकॉल पूरा, वो दिया। और एक दिन हम जब गुनहगार बन के गए, अपराधी बनकर गए, तो हम विपरीत थे उससे। लेकिन जो आपने तो मुझे सवाल पूछा कि जब हम अंदर गए तो उसी रात को ऐसा हो गया कि हम बैठे थे तो रात को अचानक जेल के जो प्रमुख है वो विजिट को आ गए। तो हम तो बैठे ही थे हम लोग ऐसे, बाजू के डायरेक्ट में देशमुख थे, और उनको गुस्सा आ गया क्योंकि हमने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। अच्छा, जब भी जेलर आता है तो हम सबको खड़ा रहना पड़ता है ऐसा। अच्छा, तब तक हमें मालूम नहीं था, तो इतना गुस्सा आ गया, उसने कुछ लोगों को सस्पेंड किया। अच्छा, आपने उनको बताया क्यों नहीं? तो हमने बोला बात में कि उनकी क्या, कोई गुनाह नहीं है, हमको मालूम नहीं था, आप आगे आ जाएंगे तो आप जैसे कहेंगे वैसे हम खड़े रहेंगे, ये आपका राजा है यहाँ, हम क्या कर सकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बातें आपकी किताब में कि आपने चिट्ठी अपने परिवार को लिखी, उन्होंने आपको लिखी और कहा कि आप शिवसेना के साथ जुटे रहो। जी हाँ। और आप हटना नहीं, और हम आपके साथ हैं। डेफिनेटली। हाँ, तो बहुत ही एक टचिंग। देखिए, आपके साथ अगर आपकी फैमिली और आपके दोस्त खड़े रहते हैं तो आपको बहुत आपका हौसला बढ़ जाता है। मेरे पीछे मेरे फैमिली का क्या होगा, ये अगर आपको चिंता नहीं सताएगी तो आप अंदर ठीक से रहेंगे। बहुत से लोग इसलिए डरते हैं कि मेरे बाद
सबसे पहले मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, करेक्ट, मेरी जो स्टेट है उसका क्या होगा, फिर मेरी जो फैमिली है उसका क्या होगा। लेकिन हम देखो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमने हमेशा संघर्ष किया है। नहीं, आप उन लोगों में से हैं, मतलब कि आपकी तो एक उदाहरण है हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं समझता हूँ कि आप डटे रहे और आपने कभी अपने असूलों के विपरीत कोई बात नहीं कही और अपने कहा जेल जाऊंगा। ऐसे ही स्वतंत्रता हमें ऐसे ही मिलेगी। देखिए मेरी माँ 80 ईयर्स की है, और अगर आज के दिन भी हमें ऐसे लोग हमें मिल जाएं तो निश्चित रूप से जो हो रहा है अत्याचार, हमारे जैसे 100 लोग भी तैयार हो जाए तो ये सत्ता पलट हो जाएगा ये तो 24 घंटे में। मैं नहीं जानता, लेकिन चलिए अब जरा हट के बात करते हैं आज की स्थिति की। बात करते हैं कि आपने कुछ बयान भी दिया है इजरायली ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और कुछ बातें भी कही हैं। जरा बताइए हमें, आपका क्या सोच है इसके बारे में? देखिए, सोच तो स्पष्ट है। इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, जिसे ये लोग महाभारत कहते हैं, हम भारत ही कहते हैं। अच्छा, हाँ, हिंदुत्ववादी ज़्यादा है ना हमसे। अच्छा, ये हमको हिंदुत्व सिखाते हैं अभी। हाँ, लेकिन जिस तरह से इतने बड़े महायुद्ध में हमारे देश की कोई भूमिका ही नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका है, श्रीलंका की भूमिका है, लेकिन हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो आप समझते हो कि ये नज़दीकी इजराइल के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो देश ने बना नहीं, ये रखी है, डरते हैं। आप समझते हो डरते हैं? ये बहुत डरते हैं। ये डरते इसलिए है, देखिए इजराइल कोई हमारा दुश्मन नहीं है। नहीं, दोस्त है, हमारे भी दोस्त है, लेकिन पैलेस्टाइन वाले भी हमारे दोस्त ही थे। जी हाँ, जी हाँ। इंदिरा जी के ज़माने से, यासर अराफत के ज़माने से हमारा एक हमेशा रिश्ता रहा है। और उससे पहले हमारा रिश्ता ईरान से रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक, कल्चरल, व्यापारी, राजनीतिक सभी संबंध रहे और ईरान हमेशा हमारे साथ संकट में खड़ा रहा है। हमेशा तो नहीं, भाई देखिए, रहा है, हमारे साथ रहा है। जैसे और इस्लामिक कंट्रीज है, उस तरह से कभी ईरान ने हमारे से ही नहीं किया है। वैसे इराक ने भी, सद्दाम हुसैन भी हमेशा हमारे साथ उसने रहने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी हमारे आज के रूलर्स ने, यानी मोदी जी हो या, कभी इस बारे में विचार नहीं किया कि हमको क्या करना चाहिए। हमको तटस्थ रहना चाहिए, हमको कोई हमारी भूमिका लेनी चाहिए। एक दिन पहले जब सुप्रीम लीडर की मौत होती है, मारा दिया जाता है, तो मोदी जी इसराइल में क्या करते थे? जरूरत नहीं है ना, आपको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए 2 दिन में युद्ध की स्थिति निर्माण होने वाले। और हम, आप सोचते हो कि नेतन्याहू जी ने उनको बताया होगा? देखिए, डेफिनेटली ट्रंप ने बताया है, नेतन्याहू ने बताया है, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो उनको आपको मूर्ख बनाया है वहां बुलाकर। वो तो कहेंगे हमने 16 करार के लिए हम वहां गए थे। तो कहाँ गए करार? अभी तो इजराइल पूरी तरह से विध्वंस हो गया, कहाँ है? ऐसी बात नहीं चलेगी, आपको एक भूमिका लेनी पड़ेगी। इतना बड़ा देश है, विदेश नीति आपको, अगर आपके देश को विदेश नीति नहीं है, हाँ, कोई परराष्ट्र नीति नहीं है, तो आप देश का लीडरशिप क्यों, विश्वगुरु कैसे बनेंगे? और कैसे आप अपने आप को बोल सकते हो कि मैं विश्वगुरु हूँ, मैं वर्ल्ड लीडर हूँ? नहीं। छोटे छोटे देश इस मामले में अपनी भूमिका सामने ला रहे हैं, लेकिन आप नहीं। आप डरते क्यों? नेतन्याहू ने आपको पेगासस दिया इसलिए? नेतन्याहू ने आपको ईवीएम फ्रॉड का तंत्र दिया इसलिए? क्यों? क्या ट्रंप के पास आपकी कोई सीक्रेट है एप्स्टीन फाइल की, इसलिए आप डर रहे? ये तो हम असम्पशन कर रहे हैं, शायद ना भी हो, लेकिन लोगों को तो लगता है, लोगों को लगता है। बट एप्स्टाइन का मामला तो महाराष्ट्र में खड़ा हो गया। वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो क्या है, जरा मैं बताइए। वो एप्स्टीन फाइल हमारे यहाँ कैप्टन फाइल है। कैप्टन फाइल, वो कैप्टन खराद है। हाँ, उसका नाम कैप्टन खराद। करेक्ट। वो तो बहुत सालों से चल रहा है। अच्छा, आपको मालूम है क्या? यही लोग जो है कैप्टन खराद जैसे, वो बीजेपी के असली प्रचारक है हिंदुत्व के। अच्छा, हाँ, ये लोग हैं।
ओ यही लोग बीजेपी का प्रचार करते हैं और प्रसार करते हैं। और रिकॉर्ड है ये, कैप्टन खरात के पास जाने वाले लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के लोग रहे, ओ बीजेपी के लोग रहे। और वो बट फडणवीस तो श्रेय ले रहा है, देखिए मैं पूरी तरह से प्रोसिक्यूशन आप कर। देखिए, आप उनके साथ खेला हो गया इसलिए तो करना पड़ा उनको। सबसे ज़्यादा फोटो तो फडणवीस जी के उनके साथ है, बीजेपी के नेताओं के हैं, मंत्रियों के हैं। एकनाथ शिंदे तो वहाँ जाकर पूजा विधि अघोरी विद्या करता था। अच्छा, मंत्री महोदय सब वहाँ जाकर बैठे थे। जिसका आत्मविश्वास नहीं होता है ना, आत्मबल कम पड़ता है, वो लोग ऐसी चीज़ें पकड़ते हैं। ये पूजा करो, ये करो, ये करो, क्या जरूरत है? आप अगर अच्छा काम करते हो, सक्षम है, तो ये चीज़ों की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर विश्वास मत रखो। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, हमेशा रहा है, बिल्कुल हमेशा। जहाँ महात्मा फुले, डॉक्टर आम्बेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे जैसे लोग, संत गाडगे महाराज, जो हमेशा प्रोग्रेसिव विचारों से हमने काम किया। लेकिन अब 2019 से जिस तरह से ये हो रहा है, ये जो कैप्टन खरात है, एक कैप्टन खरात नहीं, ये लोगों ने ऐसे लोगों के एक संगठन बनाया है, अच्छा, बीजेपी ने, जिसमें हजारों कैप्टन खरात है ऐसे संगठन में। और वो लोग बीजेपी का प्रचार करते हैं, अपने अपने भक्तों को जाल में फंसाकर बीजेपी बीजेपी बीजेपी, हिंदुत्ववाद। ये हिंदुत्ववाद नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने, हम लोगों ने ऐसी गंदी चीज़ों को हिंदुत्व में हमेशा विरोध किया है। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमने हमेशा कहा है। ये हमारी देश की संस्कृति नहीं है। ये बताओ कि महाराष्ट्र में करप्शन लेवल कितना है? महाराष्ट्र में करप्शन लेवल जो है वो अनलिमिटेड है। महाराष्ट्र में आप सब करप्शन ही होता है और कुछ नहीं होता है। कैसे होता है? देखिए, 50-50 करोड़ में जो एमएलए या एमपी आप बेचे जाते हैं या बिकते हैं, कहाँ से आता है पैसा बीजेपी के पास? महाराष्ट्र में 10-10 हज़ार में वोट खरीदे जाते हैं। पैसा उनके घर में जमीन से आता है क्या? क्या है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी अब नहीं है। ये तीन लोगों की पॉलिटिक्स ने महाराष्ट्र की पूरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। इतना करप्शन चुनाव में महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ था। पैसे के मामलों में पैसा फेंक कर चुनाव जीतते हैं ये। चुनाव जीतता नहीं, मैं तो बोलता हूँ विक्ट्री खरीद लेते हैं। हर जगह ऐसा, हर जगह विक्ट्री खरीद लेते हैं। महाराष्ट्र को यूनिक नहीं है, हर जगह ऐसे होता है। हाँ, पैसा है इतना। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे होने वाला है, हो गया है ना, शुरू हो गया है ना। अच्छा। एक रात में 110 बड़े अफसर को अगर तबादला किया जाता है और गुजरात से अफसर लोग वहां बिठाए जाते हैं, उसका मतलब क्या है? ये केरल में नहीं होगा ना, केरल में नहीं होगा। ये केरल में नामुमकिन है। आप कितनी, तमिलनाडु में भी मुश्किल है। तमिलनाडु में भी मुश्किल है। ये साउथ के लोग बहुत कठोर इस मामले में है, कुछ सीखना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये 4 जगह जो चुनाव हो रहे हैं, क्या परिणाम होंगे? देखिए, इस बार मोदी जी का गणित बिगड़ जाएगा। अच्छा, आसाम में कांग्रेस और बीजेपी में एक फाइट चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं जीतेंगे। अच्छा, बाद में केरल नहीं जीतेंगे। नहीं। हाँ, और एक स्टेट है तमिलनाडु नहीं जीतेंगे। तो क्या जीतोगे आप? ये स्टेट अगर कभी नहीं जीत पाओगे तो आप कौन से नेता है, कौन सी पॉपुलरिटी आपकी है? अगले साल जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी बराबरी का मामला चल रहा है। अच्छा, बराबरी का। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा खेल तो योगी जी का है। योगी जी तय करेंगे। योगी जी खुद नहीं हारेंगे। योगी जी दिल्ली के जो बॉसेस है उनको हराना चाहते हैं यूपी में, जैसे लोकसभा में हो गया। चलिए, मतलब कि लोकतंत्र का ढांचा ज़रा कमज़ोर बन गया है और जो हकूक़ होने चाहिए आम आदमी के, उस पर एक बड़ा आक्रमण तरीके से सरकार उनकी आवाज़ को बंद करना चाहती है। और आप जैसे लोग अगर राजनीति में रहेंगे तो निश्चित रूप से देयर इज़ होप इन दिस कंट्री। और आप जैसे लोग भी हमारे लड़ते रहेंगे कानून की लड़ाई, तो हमें भी ज़्यादा उत्तेजना मिलती है कि लड़ना चाहिए। आप जैसे लोग भी हमारे साथ है, इसलिए हमारा भी हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।
है।